ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है तो उस प्रॉपर्टी गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए, आप लोग बताइए। सर, मैं देख रहा हूं कल से दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। वो जो बंबई में वो बड़ा दौलतमंद है ना, जिसकी औलाद की शादी के चर्चे पूरी दुनिया में चले, उसके ताल्लुक से 2013 में मैंने नाम लेकर कहा, उसका पार्लियामेंट में तकरीर है, वो आगा खानियों का यतीम खाना था। वाकिफ ने कहा कि उस जगह पर कुरान पढ़ाया जाए, तो इस दुनिया के दौलत तरीन आदमी ने उस यतीम खाने को धोखाधड़ी से 20 करोड़ में खरीद लिया और अपना एक बड़ी बिल्डिंग बना दी। नमस्कार। ये वक्फ क्या है? ये वक्फ एक्ट क्या है? वक्फ की प्रॉपर्टी क्या होती है? और वक्फ में इस भाजपा सरकार ने चेंजेस क्या किए हैं? भाजपा सरकार नहीं, एनडीए सरकार ने चेंजेस क्या किए हैं? और इस सब की पॉलिटिक्स क्या है? अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो आपके दिमाग में या जनता के दिमाग में जो मुख्य क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो जाएंगे। मेरे साथ बने रहिए। वक्फ क्या है? वक्फ है मुसलमान द्वारा दान दिया जाना अपने मस्जिद को या अपने धर्म के लिए, किसी भी काम के लिए। जैसे हम अपने मंदिरों को दान देते हैं, दूसरों को दान देते हैं, वैसे ही धर्म के काम के लिए दान दिए जाने को वक्फ की प्रॉपर्टी कहते हैं। आप प्रॉपर्टी के तौर पे दे सकते हो, पैसे के तौर पे दे सकते हो। ज़्यादातर जो लफड़ा है वो ज़मीन के लिए है। दुकान भी दे सकते थे, मकान भी दे सकते थे। अब वक्फ एक्ट क्या है? पहला एक्ट बना था 1923 में, फिर वो रिवाइज हुआ 1995 में, जब जैसी ज़रूरत पड़ी। मतलब कांग्रेस प्रो मुसलमान समझी जाती थी तो उन्होंने उस हिसाब से पहले 1923 का वक्फ एक्ट चलने दिया। फिर उसको 95 में भी जो उसमें अमेंडमेंट्स किए, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि, और ख़ासकर भाजपा ऐसा मानती है कि वो ज़रूरी नहीं है कि अपने समाज में समानताएं, अपने समाज में एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जाए। तीसरी बात, क्या और धर्मों को अपनी प्रॉपर्टी बनाना अलाउड है, रखना अलाउड है, मैनेज करना अलाउड है? तो आर्टिकल 30 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इजाज़त देता है कि सिख अपनी प्रॉपर्टी मैनेज करें, जैन अपनी करें और मुसलमान अपनी करें। जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें अपनी प्रॉपर्टी मैनेज करने का अधिकार है। तो उसी लिए ये एक्ट चलता रहा है। पिछले कुछ सालों से लगातार वक्फ एक्ट के खिलाफ एक प्रवचन चलता रहा है। प्रवचन कौन करते हैं आपको पता ही है, सोशल मीडिया पे, आपके व्हाट्सएप पे और सब तरफ। इसमें क्या क्या प्रपंच फैलाया गया है? पहला कि वक्फ एक्ट, सबसे ज़्यादा ज़मीन इनके पास है पूरे देश में। आर्मी और रेलवेज़ के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्डों के पास है। दूसरा कि वक्फ ट्राइब्यूनल जो भी डिसीजन ले लेता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, फाइनल है। तीसरा, आज जी उसकी ज़मीन पड़ी थी, उस पर वक्फ ने अपने जाल डाल दिया और वो ज़मीन खाली करवा ली और फलाना, और वक्फ ट्राइब्यूनल ने उसको मान लिया। चौथा और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमेशा से कलेश का विषय रहा है वो ये है कि वक्फ किसी भी ज़मीन को अपना बोल सकता है, किसी भी ज़मीन पर अपना हक जता सकता है, किसी भी ज़मीन को अपना बता सकता है और उसकी ट्राइब्यूनल उसका फैसला कर देगी। अब पहली चीज़, वक्फ बोर्डों के पास एक बोर्ड नहीं होता है, एक सेंट्रल बोर्ड है और 30 अलग अलग स्टेट्स के बोर्ड हैं। सारे बोर्ड मिलाकर करीब 9.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि उनके पास है।
अब वो इसलिए है कि कई हजार साल तक मुसलमानों का राज था, जमींदार मुसलमान थे और उनके नाते रिश्तेदार सारे किसान थे, तो ज़्यादातर प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर है। वो शहरों में आ गई होगी, बाद में शहर बढ़ते गए उसमें आ गई, वो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर प्रॉपर्टी वैसे है। अब ये 9.7 लाख हेक्टेयर बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है। मतलब इसमें से कम 60-70% प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसलिए ये डिस्प्यूट्स उठती रही, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों। दूसरी बात, क्या ट्राइब्यूनल का फैसला अंतिम होता है? नहीं। ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, उसे चैलेंज किया जा सकता है। हर स्टेट में एक ट्राइब्यूनल है, सेंट्रल ट्राइब्यूनल भी एक है, और माइनॉरिटीज अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वो भी आपके क्लेम्स को एक्सेप्ट करती थी, और वो क्लेम अगर वो कुछ मान रही है तो उसको हाई कोर्ट माने या ना माने, हाई कोर्ट की मर्जी, लेकिन उस चीज़ को आप सबूत के तौर पे हाई कोर्ट में पेश कर सकते हो। तीसरी चीज़, क्या वक्फ बोर्ड किसी की भी ज़मीन को, किसी की प्राइवेट ज़मीन को या किसी के या कोई सरकारी ज़मीन को क्लेम कर सकता है? ऐसा वक्फ एक्ट में कहीं नहीं लिखा था, ना 23 में ना 95 में, कि आप किसी भी प्रॉपर्टी पे अपना जाल डाल दो तो आपकी हो जाएगी, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ये एक दुर्भावनापूर्ण फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। चौथी और अंतिम बात जो जिस पर कि सबको ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर ये सारा जो लैंड मास है और ये जो इनके पास 9.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन है ये अनडॉक्यूमेंटेड है, तो ये वक्फ बोर्ड अब तक क्या कर रहे थे? ये सही बात है। वक्फ बोर्ड्स ने आज तक पूरे ज़मीनों का हिसाब किताब नहीं दिया है। जब उनसे मांगा गया 2014 में मांगा गया, 2005 में मांगा गया, आज तक सिर्फ और सिर्फ 40 प्रॉपर्टीज का हिसाब मिला है। तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है? अब चेंजेस क्या हुए हैं? सबसे महत्वपूर्ण चेंज जो हुआ है वो है कि कलेक्टर अब डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टीज किसकी हैं, किसने दान की थी, और जो रेवेन्यू का सिस्टम होता है ये उस रेवेन्यू सिस्टम में लाया गया है वक्फ बोर्ड्स को भी और वक्फ की प्रॉपर्टीज को। भाई वक्फ की प्रॉपर्टी मतलब अगर मेरे दादाजी ने वक्फ कर दिया कोई ज़मीन तो वो वक्फ की रहेगी, मतलब वो अल्लाह के नाम पे मैंने दान कर दिए है और अब वो वक्फ की रहेगी। इसका उसको बेचने का, उसको लीज आउट करने का अधिकार वक्फ बोर्ड्स के पास भी नहीं है। लेकिन आज हजारों प्रॉपर्टीज पे वक्फ ने कब्जा किया हुआ है, जिन प्रॉपर्टीज पे मुसलमानों की प्रॉपर्टीज है, दूसरों की नहीं, मुसलमानों की प्रॉपर्टीज पे, पुरानी प्रॉपर्टीज पे कब्जा करके उसके रेवेन्यू खा रहे हैं, या कई मामले ऐसे हैं जहां बेच दिया गया है। वो असदुद्दीन ओवैसी जी चिल्ला रहे हैं कि साहब वो मुकेश अंबानी का घर भी वक्फ प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, किसी का खोजा लोगों का धर्मशाला थी वहाँ पे और उसे 22 करोड़ में खरीदा और वहाँ बना दिया। तो बेचने का अधिकार किसी वक्फ बोर्ड को नहीं है, किसी वक्फ प्रॉपर्टी को आप नहीं बेच सकते। तो ये चेंजेस लाने की ज़रूरत क्या थी? ये जो रिजिजू जैसे लोग चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम गरीब मुसलमान का भला कर रहे हैं, गरीब मुसलमान की हेल्प कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये काम बहुत बिना एक्ट लाए, बिना कुछ किए सिंपल तरीके से किया जा सकता था। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो, सीधे यूनिफॉर्म जो हमारे रेवेन्यू लॉज हैं उसको सारे वक्फ प्रॉपर्टी पे भी लगा दो, बात खत्म। आज मैं मंदिर को कोई जमीन दान करता हूं तो उसका मैनेजर कौन होता है? दानदाता और कलेक्टर जिले का। उस प्रॉपर्टी को सारे मंदिर का मैनेजर कलेक्टर होता है। तो यहाँ पे एक वक्फ बोर्ड बनाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि भाई आर्टिकल 30 में कहा गया है, वो ठीक है, आपको अपने जो माइनॉरिटीज को अपने धार्मिक इंस्टीट्यूशन और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये मैनेज करने की इजाजत है, ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करने की इजाजत नहीं है। वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, अल्लाह को दान की हुई प्रॉपर्टी है, लेकिन
वो मंदिर या मस्जिद या कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी अगर उस पर कोई और काम धंधा चल रहा है। तो उसको उसका मैनेजर भी अपॉइंट होना चाहिए जैसे कलेक्टर होता है। तो ये सिंपली ऐसा किया जा सकता था, अब वो किया गया है बट घुमा फिरा करके। जो एक और महत्वपूर्ण बात जो की है वो कि सारे प्रॉपर्टीज को अब डॉक्यूमेंट किया जाएगा कि भाई किसने कब किसको वक्फ किया था, ये कलेक्टर की जिम्मेदारी कर दी गई है। ये सबको वक्फ की प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंट करें, उनको सीरियलाइज करें, उनको आइडेंटिफाई करें, उन्हें डॉक्यूमेंट करें। और एक जो बहुत जिस चीज का बहुत विरोध हो रहा है वो ये है कि भाई वक्फ बोर्ड में 2-3 नॉन मुस्लिम्स भी डाले जाएंगे। मेरा तो मानना ये है कि जिस तरह से यूसीसी है उसी तरह से वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए। जो मंदिर जैसे मैनेज होते हैं, देवस्थानम मैनेज हो रहे हैं, नासिक में मैनेज हो रहे हैं, सारे जैन अपने मंदिरों को मैनेज कर रहे हैं, क्रिश्चियंस अपने मंदिरों चर्चेस को मैनेज कर रहे हैं, उसी तरह मुसलमान भी अपने मस्जिदों को और अपनी रिलीजियस प्रॉपर्टीज को मैनेज करें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन और पूरे एग्जिस्टिंग लॉज के अंडर में। इसके लिए कोई वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड और ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे ख़त्म कर देना चाहिए था। वो नहीं किया बीजेपी ने, क्योंकि डबल होशियार लोग हैं। जब उनकी अपनी गवर्नमेंट थी 2014 और 19 में मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, तब ये एक्ट लेके नहीं आए। अब एक्ट लेके आए जब एनडीए की गवर्नमेंट है, आपकी 240 सीटें हैं, तो बाकी नायडू और नीतीश कुमार और पासवान इनके ऊपर दबाव डाल के इन पर टांग दिया जाएगा अभी। तो काम इनसे करवा लिया गया और ढोलक क्या बजाई गई कि हम गरीब मुसलमान का भला कर रहे हैं। जिस तरह से हमने 3 तलाक खत्म करके महिलाओं का भला किया। अब 3 तलाक एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें महिलाओं का कितना भला हुआ ये मुसलमान ही बताएंगे। उसी तरह वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड बनाकर या वक्फ एक्ट को अमेंड करके क्या भला हुआ है ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। लेकिन जो बातें मैंने बताई यही मुख्य है। धन्यवाद।